वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। और हमारे एक्सपर्ट सेगमेंट का वक्त हुआ जा रहा था। एक्सपर्ट सेगमेंट हम इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि हम डिफरेंट फील्ड्स के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और हम यहाँ पर इस सेगमेंट में सिर्फ मसलों की बात नहीं करते बल्कि आप लोग जो हमें सजेशंस भेजते हैं उसके लिहाज से हम एक्सपर्ट्स ढूंढते हैं और हम इस सेगमेंट में सोल्यूशंस की बात करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। मसले 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 हम बहुत सारी बातें कर रहे थे, ये मसला हो गया वो मसला हो गया, लेकिन उसका हल क्या है उस पर बात करना ज़रूरी है और वो हमारे एक्सपर्ट से भी बता सकते हैं। आज जनाब हम ज़रा बात करेंगे, दिल की बात करेंगे दिल की बात इस तरह से करेंगे कि ऐसे तमाम पेशेंट्स जो कि जिनको दिल का इशू है, तो हमने सोचा कि आज हम कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाएं। बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स अब आ गए हैं जो जिन्होंने पुराने जो तकलीफ़ दे ट्रीटमेंट्स हैं उनको रिप्लेस कर दिया है। आज हम किस ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, क्या मसला है, उसका क्या सोल्यूशन है, मेडिकल साइंस में क्या नई इनोवेशन हुई है, क्या वो नई थी या अब हमें लगता है कि वो नई है, अभी तक हमने उन चीज़ों को क्यों नहीं अडॉप्ट किया, ये हम बात करते हैं जनाब राजा मेहदी हसन साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम राइजिंग पाकिस्तान में आप आए, आपने हमारी रौनक बढ़ाई। जैसे अभी इन्होंने बड़ी खूब बात की है कि दिल के मामलात हैं और बड़े नाजुक मामलात होते हैं और पाकिस्तान में जिस तरह की माशाल्लाह हमारी खुराक है और जिस तरह की हमारी आदात व अतवार हैं, तो पाकिस्तान में एक तकलीफ अमर है कि एक बहुत बड़ी तादाद है जो दिल के मामलात का शिकार है, दिल के मुख्तलिफ अमराज का। तो आज एज एन एक्सपर्ट आप हमारे पास आए हैं, तो उसमें बात की इब्तिदा यूँ करूँगा कि एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी एक कॉम्प्लिकेटेड मसाइल थे। तो आपसे जब हमारी डिस्कशन हो रही थी कि इसका एक अल्टरनेट आ गया, जो लोग घबराते हैं इससे आने के लिए या दूसरी कॉम्प्लिकेशन होती है वो नहीं जा सकते हैं। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपका माशाल्लाह बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है और आप की तो जब हम मैं डिटेल देख रहा था तो उसमें इतनी लंबी डिटेल थी कि मेरे दिल को ये इत्मीनान हो रहा था कि जब आपसे बात करेंगे जो सवाल सबीन के जहन में या मेरे जहन में, जो आवाम के जहन में, उनका जवाब हमें आपसे मिलेगा। डॉक्टर साहब, ये दिल के मामलात पहले तो पूछूंगा बनते क्यों हैं कि बात एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी तक पहुँचती है? जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको बताता जाऊँ कि इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन 2 करोड़ तक लोग इस बीमारी से मर रहे हैं और पाकिस्तान में भी जो इसकी रेशियो है तकरीबन वो 2 लाख तक है, यानी डेली मतलब एनुअली जो है ना। और डेली बेसिस पे अगर देखा जाए तो तकरीबन हर 6 से 7 मिनट के बाद एक बंदा हार्ट अटैक की वजह से रुखसत हो रहा है। और उसमें से भी अनफॉर्चुनेट ये है कि 20 to 30% ऐसे लोग हैं जिनको फर्स्ट हार्ट अटैक होता है और वो उसी में ही चल बसते हैं, यानी उनको मौका नहीं मिलता कि वो अपना प्रॉपर वो इलाज करवा सकें। और 10 से 15% ऐसे लोग भी हैं जो हॉस्पिटल पहुंच पाते हैं, अपना टर्शरी केयर सेंटर में अपना मुकम्मल इलाज करवा रहे होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इसमें जो मेन सबसे बड़ी वजह देखी गई है, जो मैं आपको ज़ाती एक्सपीरियंस, मेरे 32 साल का एक्सपीरियंस है कार्डियोलॉजी के हवाले से, मैं PSC लाहौर में भी रहा हूँ, शालीमार हॉस्पिटल, यहाँ अभी आजकल बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल पिंडी में एज ए चीफ कार्डियोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह। तो जो देखा गया है वो हमारा लाइफ स्टाइल है। लाइफ स्टाइल में एक तो हमारे खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो इंतहाई गंदी हैं, अनहेल्दी और अनहाइजीनिक मतलब चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर देखा जाए तो सुबह नाश्तों से शुरू करें हम तो जो हमारे अंडे फ्राई, आमलेट और पराठे आलू वाले, कीमे वाले, पता नहीं क्या क्या, और उसके अलावा जो लोग शौकीन हैं नाश्तों के वो तो सुबह सवेरे वो निहारी, सीरी पाए, हलवा पूड़ियाँ और इस तरह की, इन सब में क्या होता है आपका घी और ऑयल इस्तेमाल होता है। इस तरह दोपहर को देखें इवन ऑफिस में भी जंक फूड का जोर होता है, पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स और इस तरह की ये चीज़ें सारी, फिर कोल्ड ड्रिंक्स और जो प्रोसेस्ड फूड है ये सारा दिन मतलब चल रहा होता है सारा। रात को देखें तो हम लोग वो फिर वही कढ़ाई और फलानी शनवारी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें खा खू के हम लोग रात को 10 बजे 11 बजे बिस्तर पे एज इट इज लेट जाए, यानी एक्टिविटी ना होने के बराबर है। तो इसमें जो सब चीज़ों में जो मैं आपको आज एक चीज़ शेयर करूँगा, इन सब में आपका ऑयल और घी इस्तेमाल होता है जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक तरीन चीज़ है। अच्छा। और स्पेशली मैं ऑयल का जिक्र करूंगा क्योंकि हमारे अक्सर यही कंसेप्ट होता है कि जी घी नहीं करना, ऑयल करना है। ऑयल करना, जी जी। ऑयल के अंदर इसको तो एक तो 600 डिग्री तक इसको बॉयल किया जाता है जब ये बनता है ये, और फिर इसमें एक केमिकल यूज होता है हेक्सोल के नाम से, और जो इंतहाई ख़तरनाक है। अच्छा जी, उससे जितने भी हार्ट डिजीज़ हैं इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स होता है बेसिकली, और इससे आपकी बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स वो भी एक कोलेस्ट्रॉल की किस्म है वो। अच्छा डॉक्टर साहब कह रहे होते हैं कि
आप देसी घी का इस्तेमाल शुरू कर दें या आप ऑयल की अगर बात करें तो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर लें, लोगों ने फिर रिप्लेसमेंट्स ढूंढ लिए हैं इसकी भी कि अच्छा ये वाला घी ठीक नहीं है तो ये वाला घी यूज़ कर लें, क्या वो भी उतना ही नुकसानदेह होता है? देखिए बात ये कि ये जो देसी घी है ये फिर भी नेचुरल है। ठीक है। जो आर्टिफिशियल चीज़ें जितने भी ऑयल्स हैं, मैं मुकम्मल कर लूँ बात अपनी, उसमें जितने भी ऑयल्स हैं XYZ जो भी नाम ले लें आप उसको, उनको आप देखें तो वो सब का यही हाल है। इंतहाई ख़तरनाक है। जितने भी हार्ट डिजीज़ हो रही हैं और स्पेशली जो यंग एजेस के अंदर हो रही हैं, उनमें सबसे बड़ी वजह यही है। और उसमें ना सिर्फ हार्ट डिजीज़ बल्कि मुख्तलिफ कैंसर्स भी जितने हो रहे हैं, और जो आपके ये फैटी लिवर और जोड़ों की बीमारियां, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इन सब की बड़ी वजह आपका ये ऑयल है। इनको अगर देखें, आप यकीन करें कि खाने में, मैं समझता हूँ अगर आज के बाद आप अहद कर लें कि कोई घी कोई ऑयल यूज़ नहीं करना, विदाउट ऑयल। देखिए जी, खाने के लिए दो चीज़ें होती हैं, चाहे आप चिकन बनाएं, चाहे गोश्त है, सब्जी है, दाल है, कोई भी है, एक तो गली हुई होनी चाहिए और दूसरा टेस्टी होना चाहिए। ऐसे ही है ना? तो उसमें देखें ना, पहले गला लें, प्रेशर कुकर में गला लें, बस एक चूल्हे पे गला लें उसमें, तो टेस्ट जो खानों का होता है वो किस चीज़ से आता है? वो मसाला जात से आता है। उसमें नमक डालें, मिर्चें डालें, हल्दी, टमाटर, प्याज, हर चीज़ डालें, तड़का छोड़ दें। वो उसमें जो घी वाली चीज़ें हैं वो और ऑयल वाली वो अवॉइड करें, और खाना आपका तैयार है। आपने उसको पतला रखना है तो पानी ज़्यादा कर लें, खुश्क करना है तो पानी कोई अफोर्ड कर सकता है, जैसे सबीन ने कहा था, स्पून ऑफ ऑलिव ऑयल, और वो जिस तरह अभी इन्होंने बात की कि वो ऑलिव ऑयल या मस्टर्ड ऑयल होता है जिसको ये सरसों का तेल कहते हैं, हम तो ये कंपैरेटिवली बेहतर है, या जो देसी घी इन्होंने बात अभी की नेचुरल है, ये उन सब से बेहतर है। लेकिन कोशिश यही करनी, ये भी कम से कम। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कोई इस्तेमाल करता है तो फिर आपने कहा हमारा लाइफस्टाइल ऐसे है कि हम वॉक नहीं करते हैं, और अगर कोई वॉक करता है या 2 से 40 मिनट से 1 घंटे तक डेली वॉक करता है, तो क्या वो थोड़ा बहुत इस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है, थोड़ी सी मुरगन गज़ाएं? नहीं, बिल्कुल ठीक है। वो देखें ना, कभी कभार वो कोई हार्म नहीं होता, लेकिन जो बंदे हैबिचुअल होते हैं, अब डेली बंदा कहे जी मैंने कश्मीरी बाजार जाके नाश्ता करना है या रॉयल पार्क लाहौर जाके मैंने वो डेली करना नाश्ता, वो फिर गलत है। देखिए ना, वो कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो कभी कभार हफ्ते में वंस अ वीक या वंस इन अ मंथ कभी सिरी पाए खा लें, या इंसान है दिल करता है बंदे का कोई ना कोई वो करने को, तो कोई हार्म नहीं है। हाँ, उस वक्त जब आपका अपने एक दफ़ा मुकम्मल आपने चेक करवाया हुआ है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक है, आपकी बाकी जो पैरामीटर्स हैं, आपके जो मेन टेस्ट हैं वो आपके ठीक आ रहे हैं, तो कोई हार्म नहीं है कभी कभार अपने घर में बना के। सर, अब ये फिर ये अगर खुदा न खास्ता ये मामला हो गया, आपने कहा चेकअप्स करवाने चाहिए, तो वो फिर कौन से स्टेप्स हैं हमारे उसमें? देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आजकल, मतलब 3-4 चीज़ें हैं जिसमें कोई आपका खर्चा भी नहीं आता, और मैं समझता हूँ हर बंदे को वो पता, एक आपका हर बंदे को पता होना चाहिए, मतलब अबव द एज ऑफ 20, क्योंकि आजकल तो ये बीमारियां हमारी, ये जो टीन एजर्स है, इनके अंदर भी बेतहाशा मोटापा देखें, ये जंक फूड्स खा के सारा दिन सारी रात के 2 बजे भी घर बैठ के ये लोग ऑर्डर्स कर रहे होते हैं, जी फलां पिज़्ज़ा आ जाए, फलां बर्गर आ जाए, तो पहुंच जाते हैं, उधर ही खा के उधर ही सो जाना। तो उसमें हर बंदे को अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए, हर बंदे को अपना शुगर लेवल पता होना चाहिए कि नॉर्मल रेंज ये है, और इससे अगर थोड़ी सी भी अगर ज़्यादा होगी तो आप ज़रा केयरफुल हो जाए। इसी तरह नंबर 3, कोलेस्ट्रॉल लेवल हर बंदे को पता होना चाहिए आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है, क्योंकि देखिए ना, ये 5 साल में एक दफ़ा कम से कम ये टेस्ट सारे करवाने चाहिए। अगर आपके नॉर्मल हैं तो फिर आप 5 साल बाद दोबारा रिपीट करवा लें, ठीक है ना। इसी तरह चौथे नंबर पे ओबेसिटी, यानी आपको BMI लेवल आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको अपनी हाइट और वेट पता है तो आपका BMI बड़े आराम से उस फार्मूले के तहत निकल आता है, और 25 तक हम कहते हैं कि ये नॉर्मल होता है, 25 से 30 तक अगर हो तो हम कहते हैं ओवरवेट है, और 30 से अगर ज्यादा हो गया तो हम कहते हैं कि ओबीज है। अच्छा, इसमें हाइट और आपका जो वेट है, दैट मींस अ लॉट, दोनों का आपस में जी, वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स इनटू स्क्वायर, ये करेंगे तो आगे BMI आपका निकल आएगा। वो BMI ये मैंने बताया 25 तक नॉर्मल है आपका, 25 और 30 के इन बिटवीन। तो सर, अगर किसी को दिल में घुटन महसूस हो रही है, या जिसको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, या हार्ट बीट अब नॉर्मल हो रही है, तो फिर वो जो आप हमें बता रहे थे कि नॉर्मली लोग जाते हैं एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी पे एंड अप करते हैं, तो लोग घबराते भी हैं,
तो आपने हमें एक अल्टरनेट इसका एक मेथड बताया है। देखिए जी, बेसिक चीज़ तो है कि आपने अपने टेस्ट करवा के तो अपनी डायग्नोसिस बनानी है। ठीक है। जिस तरह मैंने बताया शुरू में, ये मेन बेसिक टेस्ट आपके करवाने हैं आपने। जी जी। उसके बाद अगर कुछ सिम्टम्स किसी में आते हैं, जी जी। सिम्टम्स मोटे मोटे मैं बताता जाऊँ कि आम तौर पे ये होता है कि सीने में घुटन या घबराहट हो रही है या दर्द हो रही है। जी जी। आम टिपिकल तो ये होता है कि बड़ा स्वीयर पेन, चेस्ट पेन होता है और रेट्रोस्टर्नल, यानी इस पूरे चेस्ट में पेन होता है जिसको आप लोकलाइज नहीं कर सकते कि यार यहाँ पेन है, यहाँ पेन है। ये पूरा स्कैटर्ड फैला होता है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ से फैल के तो ये फिर बाद औक़ात ये आपके बाएं बाजू में चला जाएगा, दाएं में भी जा सकता है, दोनों में भी जा सकता है। यहाँ से ट्रेवल करके ये नेक की तरफ, ये जॉ और इवन बैक में भी चला जाता है। बाद औक़ात ये यहाँ से नीचे भी आ जाता है पेट की तरफ। लोग इसको मिस डायग्नोज कर रहे होते हैं शायद पे। बाद औक़ात एटिपिकल प्रेजेंटेशन होती है। एटिपिकल का मतलब है कि बाद औक़ात मरीज़ कहते हैं जी मुझे डॉक्टर साहब घबराहट हो रही है, सीने पे बोझ आ रहा है, या सिर्फ बाजू में दर्द हो रहा है, या राइट बाजू में दर्द हो रहा है, या कई दफ़ा यहाँ पेट वाली जगह पे मैदे में दर्द हो रहा होता है, या कमर में दर्द हो रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं कि जिनको हार्ट के साथ हम को रिलेट करते हैं। इग्नोर नहीं कर सकते आप इसको, इग्नोर नहीं करना। आज मैं बताते जाऊँ कि ये सर से लेके आपके ये अम्बलाइकस तक, जो नाफ तक जो भी दर्द है, इसको सबसे पहले आपने समझना है कि ये दर्द दिल है। अच्छा, ये हार्ट की तकलीफ है, इसको पहले आप क्लियर करवा लें, फिर भले आपका मस्कुलर पेन हो या कोई मैदे की तकलीफ है या कोई, उससे कम से कम आप उस सीरियसनेस नहीं हो सकती। जो क्लियर कराने के लिए हमें कौन से स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, क्या टेस्ट करवाने पड़ेंगे? बेसिक किसके लिए जी? सर ये क्लियर कराने के लिए कि ये दिल का मामला है। हाँ, दिल के उसमें बेसिकली देखें जी, आपके मेन टेस्ट तो आपके होते हैं ईसीजी है, जी जी, एक्सरे चेस्ट है आपका, और एक एकोकार्डियोग्राफी टेस्ट होता है, साथ ईटीटी करवा लेते हैं। ठीक है। इस पे भी ना हो तो एक सीटी एंजियोग्राफी टेस्ट होता है, बेसिकली आजकल बड़ा कॉमन है और बड़ा इकोनॉमिकल भी है और बड़ा अच्छा है इन अ सेंस कि इसमें जाके सिर्फ आपने टेस्ट करा के वापस आ जाना है। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं जी हम इससे सुपीरियर होता है एंजियोग्राफी। कई दफ़ा लोग कहते हैं जी हम जाते हैं तो डॉक्टर्स हमें लिटा देते हैं, जी आपको स्टंट डालेंगे, एक एंजियोग्राफी के दौरान ही तो हम जा नहीं सकते। अक्सर कंप्लेंट लोग कर रहे होते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप सीटी एंजियोग्राफी पहले करवा लें, वो सिर्फ डायग्नोसिस पर्पज़ के लिए है। उसके अगर आपको प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, डॉक्टर आपको कह देगा, बता देगा इसमें कोई डिजीज़ आ रही है, सिंगल वेसल है, 2 वेसल है, 3 वेसल है, तो फिर फर्दर आप आगे आपने एंजियोग्राफी करवा के वो प्लान्ड होगी आपकी, वो आप अपने जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनसे रब्ता करके, तो उसके दौरान ही फिर आप अगर स्टंटिंग भी करवाना चाहें या फर्दर जो भी एडवाइस आप करवाना चाहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली है और बहुत सारी अब रिप्लेसमेंट्स आ गई हैं, ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस आ गए हैं, ऑल्टरनेट थेरेपीज़ आ गई हैं, ट्रीटमेंट्स आ गए हैं हमारे पास। सो अब पहले जो जाते थे लोग के सर्जरी होती थी, आपके एंजियोग्राफी होती थी, अब जो दिल के मरीज़ हैं वो नई थेरेपी जिसके बारे में आप बात करना चाह रहे थे, वो कौन सी थेरेपी है, ऐसा कौन सा ऑल्टरनेट आ गया ट्रीटमेंट जिससे हम बच सकते हैं ये एंजियोग्राफी से, और जो हम बाकी ज़्यादा टिपिकल स्टेप्स ट्रीटमेंट्स जो हम लेते थे? देखें जी, इसमें बल्कि हम कहते हैं कि द ऑप्शन फॉर पेशेंट्स विद नो ऑप्शंस, यानी जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, उसके लिए ये EECP थेरेपी है। ठीक हो गया। इसका मतलब होता है कि एनहेंस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन, यानी ये एक ऐसा तरीका इलाज है जिसमें मरीज़ को बग़ैर बेहोश किए, बग़ैर ऑपरेशन किए, एक मशीन के साथ 1 घंटे का एक सेशन किया जाता है। उसके साथ उसके जो लोअर लेग्स पे और थाइस पे और बैक पे कफ्स बांध के तो मशीन एक मॉनिटर के साथ अटैच कर दी जाती है। अच्छा। वो एक प्रेशर जनरेट करती है जो आपके लोअर लेग, आमतौर पे देखा गया कि जितना भी हमारा ब्लड है वो पूल आउट हो जाता है लोअर लेग्स में, यहाँ इकट्ठा हो जाता है। उसमें आप ज़्यादा जो हमारे लोगों को हमें वॉक जो एडवाइस करते हैं, ब्रिस्क वॉक, उसका मेन फिनोमेना क्या होता है कि मरीज़ जब पेशेंट चलता है, जब ज़ोर ज़ोर से पैदल ब्रिस्क वॉक करता है, तो आपका जो थ्रू पुश एंड पुल फिनोमेना होता है ना, इसके ज़रिए ब्लड आपका टुवर्ड्स हार्ट बढ़ाता है। तो यही मशीन का भी यही काम है। वो ECP मशीन जो है वो समझ लें कि एक बंदा लेटे हुए ना 1 घंटे की एक्सरसाइज कर रहा है, ब्रिस्क वॉक कर रहा है। उस मशीन का क्या काम होता है कि वो लोअर लेग्स के जर्क्स के ज़रिए वो प्रेशर जनरेट होता है और 150 से हम शुरू करते हैं उसका जो प्रेशर है, फिर स्टेप वाइज डेली बेसिस पे उसको इंक्रीज़ करते हैं। ओवर टुवर्ड्स हार्ट वो ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है उसमें ना। और इस दौरान क्या होता है कि कुछ हार्मोन्स, कुछ केमिकल्स उस ब्लड वेसल्स में रिलीज़ होते हैं
और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कुछ कोलेटरल्स बन जाते हैं। अच्छा, यानी अच्छा। छोटी छोटी शराने शरानें और बन जाती हैं, जी। और बन जाती है, बल्कि कोलेटरल्स का कहते हैं कि एक जाल बन जाता है। ठीक। अगर आपकी मेन ब्लॉक भी होगी तो उन कोलेटरल के जरिए जो है ना आपकी ब्लड की सप्लाई, अच्छा, नए रास्ते बन जाते नए रास्ते बन जाते हैं। उससे हार्ट सप्लाई बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है, हार्ट ज़्यादा अच्छा पंप करना शुरू कर जाता है, उसकी फंक्शंस और बेहतर हो जाते हैं। और जो सिम्टम्स होते हैं आम तौर पे जो लोगों को जो पेन हो रहा होता है, एंजाइना के पेन हम कहते हैं, चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रही होती है, घबराहट हो रही होती है, पैल्पिटेशन हो रही होती है, लोगों की धड़कन बाजों का तेज़ हो रही होती है, या कहते हैं कि मुझे सीने में बोझ पड़ा हुआ है, वो सारी चीज़ें आस्ता आस्ता कम होके फिर वो ख़त्म हो जाती है। ये बेसिकली 1 घंटे का सेशन होता है, ये डेली फॉर 40 डेज आपने करना। अच्छा, ये 40 डेज के लिए 40 डेज आपके पास की फैसिलिटी है? जी, अवेलेबल इस्लामाबाद में अवेलेबल। इस्लामाबाद। डॉक्टर साहब, जो आप कीजिएगा कि कोई सवाल इससे यहीं पर रिलेटेड था, आपने कहा कि जहाँ जैसे आपके पास कोई और जब मेथड अवेलेबल नहीं है, जो किडनीज़ के पेशेंट्स होते हैं जिनका हार्ट और किडनी का इशू चल रहा हो, नॉर्मली फिर जब किडनी के इशू की वजह से उनकी एंजियोग्राफी नहीं की जाती है, तो क्या ये उनके लिए भी सूटेबल है? बिल्कुल जी, ये मैंने आगे बताया ना, द ऑप्शन फॉर पेशेंट्स विद नो ऑप्शन। किडनीज के पेशेंट्स भी बिल्कुल, उसमें देखिए ये हम इसमें ना मरीज को कोई इंजेक्शन लगता है, किडनीज ना में कोई असर नहीं होता। अच्छा, कोई अच्छा, इसका कोई, सिर्फ आपने मरीज को सुई तक नहीं चुभती है इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें जितने भी सीरियस पेशेंट है, ऐसे पेशेंट जिनको एंजाइना हो रहा है, या ऐसे पेशेंट जिनको एंजियोप्लास्टी या बाईपास रिकमेंड हुआ है, वो किसी वजह से मैं ये नहीं कहता कि आप 100% एक चीज़ को छोड़ के इधर आ जाए। लोगों के पास एक ऑप्शन है ये कि जो लोग नहीं कराना चाहते, रिलक्टेंट है वो, मतलब कि ड्यू टू एनी रीज़न, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ कई दफ़ा लोगों के होते हैं, कुछ अपनी मर्ज़ी से नहीं करवाना चाहते, या बाज़ औक़ात मरीज़ के दिल की हालत ऐसी होती है कि वो ज़्यादा फैल चुका होता है और उसमें उनकी पंपिंग, इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम होती है, या बाज़ औक़ात जो आर्टरीज़ की पोजीशन ऐसी होती है कि वो एक्टिक होती हैं और तिरछी मिर्ची होती हैं, और उसमें ना उनको एंजियोप्लास्टी हो सकती है, ना उनका बाईपास हो सकता है। ऐसे पेशेंट, फिर ऐसे पेशेंट जो शुगर के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के, हाई ब्लड प्रेशर के, मोटापे का शिकार हैं, क्रोनिक स्मोकर हैं, और जिनको डर है कि यार मुझे कल खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक होने का खतरा, वो लोग भी करवा सकते हैं इसमें। अच्छा अच्छा। और ज़ईफ़ उल उम्र लोग जितने भी हैं, जो 70+ लोग हैं जिनकी 3 वेसल डिजीज़ है, तो ज़ाहिर है एक रिस्क तो मौजूद होता है ना उसमें। लेटर नोट पे फिर बात कर लूँ, पहले ये सवाल कर लें फिर मैं लेटर नोट पे जी जी प्लीज। नहीं, आपको क्योंकि नहीं, वो आपकी बात वो बात रह जाएगी, वो फिर कंटिन्यूटी टूट जाती है, वो आपकी बात तो भूल भी गई बात। डॉक्टर साहब, याददाश्त का भी इलाज कोई करते हैं आप? जी जी बिल्कुल सर, वो आपके लिए भी थेरेपी है जी। उसका दिल से ताल्लुक तो नहीं होता? हमारे पास सर वो सोशल मीडिया के मैसेज हमारे हाथ में होते हैं, वो भी हम पढ़ते हैं ना, तो उस वक्त हमें बड़ा फायदा होता है, हम पढ़ रहे होते हैं, तो हमें याददाश्त हमारी वहाँ पर हमें काम कर जाती है। जब हमारे पास वो ना पढ़े हो फिर हमें प्रॉब्लम पड़ जाती है कि हमने सोशल मीडिया के मैसेज पढ़ने कैसे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, लेटर नोट पर ये बात करना चाह रहा था, जब आपने कहा कि शरेयानें आपकी कोलेट्रल भी हो जाती है, शरेयानें फैल जाती हैं दिल की जो तरफ, जब ब्लड प्रेशर क्या कहते हैं आपके ब्लड का फ्लो अच्छा हो जाता है, तो फिर मैंने खुद भी देखा है, प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है कि मेरे एक दोस्त के वालिद साहब थे, तो वो बड़े सख्त मिजाज के थे, जब भी जाते थे तो हमारी शामत आई होती थी। इवेंचुअली जब उनकी हार्ट की सर्जरी, उसके बाद वो आए और उनकी वालदा से 1 महीने बाद कहने लगे कि यार मेरा दिल कर रहा है मैं एक और शादी कर लूँ। उन्होंने कर ली। जब उन्होंने कर ली तो हम बैठे, एक दिन अंकल से पूछा, अंकल हुआ क्या, क्योंकि आंटी भी मलंग थी, दरवेश थी, तो कहने लगे यार मेरा दिल जो है ना बड़ा बाग बाग रहता है। और मैंने इस दिल की सुनी। ऐसा होता है डॉक्टर साहब, आपका दिल बिल्कुल जवां हो जाता है? नहीं, ऐसी मेरे ख्याल बात तो नहीं है, बंदा तो रिस्क पे होता है हमेशा के, वो एक बंदे के अंदर फतूर हो एक अलग बात है। वो देखिए, एक बंदे की सर्जरी हो गई है, वो आदमी तो कोई भी चीज़, अल्फ़ आखिर तो कोई भी चीज़, इवन लोग देखें ना एंजियोप्लास्टी करा के, बाईपास करा के, फिर भी दोबारा भी प्रॉब्लम हो जाते हैं। जी जी। 3 महीने बाद वो स्टंट ब्लॉक हो जाते हैं, वो जो बाईपास के जो ग्राफ्ट होते हैं वही ब्लॉक हो गए, फिर आलमोस्ट ये कोई ना कोई साथ रिस्क फैक्टर चल रहे होते हैं, कोई डायबिटीज़ है, किसी को शुगर है, किसी को मोटापा है, कुछ। और मज़े की बात है, अक्सर लोग कई स्मोकिंग भी नहीं छोड़ते, स्मोकिंग भी नहीं छोड़ते हैं, मतलब डिठाई की हैबिट्स नहीं छोड़ते। हाँ, तो ये मेरा मतलब उससे कोई ऐसा वो नहीं है, तो ये बंदे की अपनी उसके माइंड सेट में चीज़ बैठी हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अभी ऑडियंस हमें देख रहे हैं, और जब भी किसी नई ट्रीटमेंट की बात करते हैं, जो कि अमूमन नया नहीं होता, लेकिन जब हम सुनते हैं तो हमने पहली दफ़ा सुना होता है, और क्योंकि दिल का मामला होता है तो लोगों को होता है कि नए ट्रीटमेंट्स की तरफ जाते हुए घबरा रहे होते हैं। क्या पाकिस्तान में अभी ये ट्रीटमेंट हो रहा है? कितने लोग अभी, कितने पेशेंट्स जो हैं वो अभी तक जा रहे हैं? और दूसरी चीज़ ये, क्या ये अप्रूव्ड है ये मेथड? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने वैलिड किया। आपने ये देखें जी, बेसिकली पाकिस्तान में हो रहा है,
और ये अथेंटिक है और दैट इज़ अप्रूव्ड बाय FDA, जो हमारी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है US में, जो उन्होंने अप्रूव किया हुआ है इसको, और अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और यूरोपियन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, इन सब का ये अप्रूव शुदा है ये सारा। और पाकिस्तान में ये मुख्तलिफ शहरों में, कराची में बेतहाशा लोगों के पास हो रहा है ये, और लाहौर में भी। ये है कि अभी गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ नहीं कह नहीं सकते, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में हो रहा है काफ़ी। लाहौर में हो रहा है, फैसलाबाद में हो रहा है, इस्लामाबाद में हो रहा है। तो इसमें कोई बहुत सेफ जी है, बहुत सेफ है, कोई नहीं इसमें रिस्क नहीं है किसी। इसमें देखें जी, फिर भी अगर कोई बंदा कहता है, अगर किसी को बाईपास कहा गया हो या जो प्लास्टिक पहले अगर करवाता है, तो उसके पास वो ऑप्शन फिर भी रहती है। ये नहीं कि इसकी वजह से खुदा ना खास्ता उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई रिस्क नहीं है, कोई इसकी वजह से उसको कॉस्ट फ्रेंडली जी। कंपैरेटिवली इसका रफली जो है ना को 5000 पर सेशन के हिसाब से वो चार्ज करते हैं। अच्छा। तो वो मतलब कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, लोग उसमें कंपनसेट कर लेते हैं। और भी तो इतने ट्रीटमेंट्स होते हैं जो कि बहुत जी, महंगे वो आप देखें ना, वो ड्रग्स भी नहीं है जिसमें पेन भी नहीं है और आप इजीली, जी इसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया।